Hello, my dear students. I hope you all are fine. I hope you all are enjoying your life. I know this is a difficult time going on, but at least we should have positive vibes around us. Today, I'm going to give you the detailed explanation of the chapter The Case of Sharp-Eyed Jeweler, chapter number 8, written by Nicolas Bentley. This is a demanded video. I have already uploaded the summary of this chapter in Hindi and English as well. But this is the demand of many students that I should make a long video of word to word explanation of this chapter in Hindi. So let's start it. Now read the story about a jeweler's assistant who foils an attempt to steal an expensive ring by virtue of his vigilance. कहते चलिए अब इस स्टोरी को पढ़ते हैं। इस स्टोरी में एक ज्वेलरी शॉप है, उसमें काम करने वाला एक असिस्टेंट यानी कि एक हेल्पर है जो कि एक चोरी का कोई अटैम्प्ट करता है। उनकी दुकान में चोरी करने की अटैम्प्ट मीन्स कोशिश करता है, उसको फॉइल कर देता है। फॉइल यानी उसका पूरा प्लान चौपट कर देता है, ख़राब कर देता है। ख़राब कर देता है प्लान को। कौन ख़राब कर देता है? जो ज्वेलर की शॉप में असिस्टेंट है, ठीक है। और वो कैसे वो जो चोरी का प्लान है उसको ख़राब करता है? क्योंकि उसके पास एक वर्चू यानी कि एक क्वालिटी है, एक गुण है, और वो गुण है विजिलेंस का। विजिलेंस का यहाँ मतलब है ऑब्जर्वेशन का, किसी को बहुत ध्यान से ऑब्ज़र्व करना, ठीक है। ऑब्ज़र्व करके कि उस पर्सन के बारे में सारा कुछ पता कर लेना, काफ़ी चीज़ें पता कर लेना, और फिर उन सारे फैक्ट्स को इकट्ठा करके केस को सॉल्व करना, ठीक है। जैसे हम सीआईडी में देखते हैं कि कैसे वो केसेस को सॉल्व करते हैं, इसी तरह से इस स्टोरी में एक मेन कैरेक्टर है। मेन कैरेक्टर को हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रोटैगनिस्ट, ठीक है। प्रोटैगनिस्ट है और उसका नाम है विलियम मॉरिस। तो विलियम मॉरिस जो है वो स्टोरी में क्या करता है वो हम अब आगे रीड कर रहे हैं। वो एक ज्वेलर की शॉप पे असिस्टेंट है। फ़ाइन। इंग्लिश का जो इसमें पैराग्राफ्स दिए हुए हैं वो मैं थोड़ी सी तेज़ रीड करूँगी, ठीक है। बहुत ज़्यादा एक्सप्रेशन या इंटोनेशन से रीड नहीं करूँगी, अदरवाइज़ चैप्टर बहुत ही लंबा हो जाएगा। So first let me introduce myself. My name is William Morris. I'm a very ordinary man except that I use my eyes and my common sense more than most people do. My hobby is perhaps a little out of ordinary. It is the study of crime and criminals. For the past 30 years I have made a study of crime stories of the greatest author from Edgar Allan Poe to Agatha Christie. And here I must say that the stories I have most enjoyed are not those where the detective is an extraordinary person, extraordinarily favored by fortune, but where he is just an ordinary man who uses his eyes and his common sense to the full. अब वो क्या कह रहा है कि सबसे पहले वो खुद को ही इंट्रोड्यूस कर रहा है। वो खुद ही नरेटर है स्टोरी का। वो कहता है मेरा नाम विलियम मॉरिस है, मैं बड़ा ही ऑर्डिनरी इंसान हूँ, आम इंसान हूँ, बस मेरे में एक ही डिफरेंट बात है। एक्सेप्ट मीन्स इसके अलावा, मतलब हूँ तो मैं ऑर्डिनरी, लेकिन इसके अलावा मेरे में एक डिफरेंट चीज़ है, और वो डिफरेंट चीज़ ये है कि मैं अपनी आँखें और अपनी कॉमन सेंस बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ कंपैरेटिव टू ए नॉर्मल पर्सन, ठीक है। और वो कहता है कि मेरी जो हॉबी है वो भी आम लोगों से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। मैं बहुत सारे क्राइम और क्रिमिनल नॉवेल्स पढ़ता हूँ, और पिछले 30 ईयर्स से वो कहता है मैंने मोस्टली सारी क्राइम स्टोरीज़ पढ़ ली हुई हैं, रिटन बाय अगाथा क्रिस्टी और एडगर एलन पो। या ये राइटर्स के नाम हैं जो डिटेक्टिव स्टोरीज़ लिखते हैं, ठीक है। वो कहता है इन सब की सारी बुक्स मैं पढ़ चुका हुआ हूँ। और वो ये कह रहा है कि जितनी भी स्टोरीज़ वो कहता कि मैंने पढ़ी हैं, जितनी भी मैंने इन्जॉय की हैं, उन सभी स्टोरीज़ में जो डिटेक्टिव्स होते हैं वो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग नहीं होते, ठीक है। या उनके साथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उनका फॉर्च्यून जो है उनका साथ नहीं देता। फॉर्च्यून हम कहते हैं किस्मत को, ठीक है। फेवर्ड बाय फॉर्च्यून का मतलब है किस्मत के धनी होते हैं जो लोग, जिनके लिए किस्मत ही सब कुछ करती रहती है, उनको खुद कुछ नहीं करना पड़ता। तो वो कहता है कि मैंने ऐसी स्टोरीज़ नहीं पढ़ी हैं जिसमें किस्मत ही सारा साथ दे ही जा रही है डिटेक्टिव का, या डिटेक्टिव एक बड़ा ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिक्स्थ सेंस वाला पर्सन है। वो कहता है मैंने ऐसी स्टोरीज़ पढ़ी हैं जिसमें जो डिटेक्टिव है बड़ा ही आम इंसान है, बिल्कुल मेरी तरह, यानी बिल्कुल विलियम मॉरिस की तरह, लेकिन सिर्फ उसमें एक ही क्वालिटी है कि उसमें ऑब्जर्वेशन पावर, जो ऑब्जर्वेशन पावर है, दूसरों को ऑब्जर्व करने की पावर है, वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। नाउ पेज नंबर 49। आई लव टू वॉच पीपल, सम मैन लव टू वॉच द बिहेवियर ऑफ बर्ड्स, अदर बिहेवियर ऑफ फिश, बट आई लव टू वॉच हाउ मैन एंड वेमेन बिहेव। अब वो कहता है कि मुझे लोगों का बिहेवियर जो है उसको देखना, उसको ऑब्जर्व करना बहुत पसंद है। वो कहता है लोगों को बर्ड्स का बिहेवियर देखना, फ़िश का, खड़े होकर पानी में फ़िश का बिहेवियर देखते रहना अच्छा लगता है, लेकिन वो कहता है मुझे लोगों का बिहेवियर देखना पसंद है। वो कहता है कि ये मेरी हैबिट है, मैं देखता हूँ कि लोग कैसे चलते हैं, बोलते हैं, प्रे करते हैं, खाते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, ये सारा कुछ मैं ऑब्ज़र्व करता हूँ।
नथिंग एवर एस्केप्स माई शार्प आइज, और वो कहता कुछ भी मेरी तीखी नज़रों से एस्केप नहीं हो सकता, यानी बच नहीं सकता. Of course, you cannot learn much from one fact, but if you put two or more facts together, you can learn a great deal. अब वो कहता हाँ ये बात सच है कि अगर आपको किसी के बारे में एक चीज़, एक सच्चाई पता हो, किसी केस के बारे में, किसी बात के बारे में एक फैक्ट पता हो, फैक्ट होता है सच्चाई, एक सच्चाई पता हो, तो आप उस बात की आपको क्लैरिटी नहीं होगी, आपको उस इंसान की क्लैरिटी नहीं होगी, आपको उसके बारे में 2 3 4 और फैक्ट्स पता होने चाहिए, और उन सारे फैक्ट्स को आप साथ में जोड़ोगे तो जाके आप उसको, उस इंसान के बारे में या उस सिचुएशन के बारे में जान पाओगे. यानी कि अगर हमने कोई केस सॉल्व करना है तो एक सच से कुछ नहीं होता, बहुत सारी कड़ियाँ आपस में जोड़नी पड़ती हैं. You can learn a great deal. I admit that I am only guessing at the truth and that my guesses may be wrong. All the same, it is an interesting pastime and I thoroughly enjoy it. Thoroughly होता है completely. अब वो कहता हो सकता है कि मैं जब गैस करता हूँ कई बार मेरे गैसेस गलत भी हो जाते हैं, कई बार मैं उस सच्चाई तक पहुँच भी नहीं पाता, लेकिन कहता ये मेरी हॉबी है, ये मेरा पास टाइम है, मुझे ये बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है और मैं इसको कम्प्लीटली इंजॉय करता हूँ. ठीक है, जैसे कईयों की हॉबी रीडिंग होती है, कईयों की लिसनिंग टू म्यूज़िक होती है. ठीक है, आजकल सर्फिंग इंटरनेट हुई है सब लोगों की, लेकिन विलियम मॉरिस कहता है मेरी हॉबी ये है टू ऑब्जर्व अदर पीपल, टू पुट द फैक्ट्स टुगेदर, टू रीच टू द क्लाइमैक्स ऑफ द सिचुएशन. Okay, I have told you something about my hobbies and habits. Now I shall speak of my work. I'm a jeweler, और more accurately a jeweler's assistant. Assistant होता है helper. अब वो कहता कि मैंने हॉबीज़ के बारे में बता दिया, अब मैं बता दूँ कि मैं एक ज्वेलर हूँ, या वो कहता है इसको और ज़्यादा एक्यूरेट, और ज़्यादा मैं इसको स्पेसिफिक करके बताऊँ तो मैं खुद ज्वेलर नहीं हूँ, मैं एक ज्वेलर की शॉप के ऊपर एक सेल्समैन हूँ, एक असिस्टेंट हूँ, एक हेल्पर हूँ. This may not strike you as anything important or unusual, but when I tell you that I am working for Rainier's, I am sure that you will be impressed. अब वो कहता है कि ये तो बड़ी, ये बात आपको स्ट्राइक नहीं करेगी. स्ट्राइक होता है किसी बात का हमारे ऊपर इम्पैक्ट होना एकदम से. ठीक है, जैसे कोई हमें आके मिले और आके कहे अब कि भाई मैं तो आपके एरिया का कमिश्नर हूँ, या मैं कोई भी ऐसा, मतलब कोई वीआईपी पर्सन है एकदम से आके हमारी तरफ हाथ बढ़ा दे, या कोई ऐसा बताए कि मैं बहुत बढ़िया जॉब करता हूँ. सपोज़ आपका कोई फ्रेंड आके पहले कुछ नहीं करता था, एकदम से आके आपको कहे मैं पायलट हूँ, तो आप इम्प्रेस हो जाओगे, क्योंकि हम नॉर्मली लोगों के इकोनॉमिकल स्टेटस से इम्प्रेस होते हैं, सारी दुनिया होती है ऑब्वियसली. ठीक है, तो वो चीज़ हमें स्ट्राइक करती है. ठीक है, अब यहाँ पे विलियम मॉरिस कह रहा है कि जब मैंने आपको ये बात बताई है कि मैं एक ज्वेलर की शॉप पे असिस्टेंट हूँ, तो ये बात आपको स्ट्राइक नहीं करेगी, आप इस बात से इम्प्रेस नहीं होगे, क्योंकि ये बड़ी आम सी बात है. यहाँ इकोनॉमिकल स्टेटस जो मेरा है वो बहुत ही कम है. लेकिन कहता जब मैं आपको ये बताऊँगा कि मैं रेनियर्स की शॉप पे काम करता हूँ, फिर कहता आप इम्प्रेस हो जाओगे. इट मीन्स जो रेनियर है दैट इज़ द नेम ऑफ द ज्वेलरी शॉप एंड दैट इज़ द नेम ऑफ द ओनर ऑफ द शॉप. रेनियर्स फॉरेन कंट्रीज़ में कास्ट होती है, जैसे हमारे यहाँ पे कास्ट, मेरी कास्ट शर्मा है, कोई कपूर है, कोई भाटिया है, समथिंग कोई चोपड़ाज है, तो इस तरह से रेनियर्स जो है वो कास्ट होती है. तो जो ओनर है उनका नाम है मिस्टर रेनियर और शॉप का नाम है रेनियर्स. शॉप के नाम में अपोस्ट्रोफी एस आना है, भूलना नहीं है पेपर में, वरना मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे. जहाँ शॉप का नाम लिखना है अपोस्ट्रोफी आएगा, जहाँ ओनर का नाम लिखना है वहाँ अपोस्ट्रोफी नहीं आएगा. ठीक है, तो अब वो कहता है कि मैं रेनियर्स के यहाँ काम करता हूँ. इट मीन्स जो रेनियर्स है वो वहाँ की, जहाँ पे भी ये पर्सन रहता है, जो कि चैप्टर में मेंशन नहीं है कि वो कहाँ रहता है या शॉप कौन सी कंट्री में है, कौन सी सिटी में, ये नहीं दिया हुआ चैप्टर में, लेकिन शॉप वहाँ की बहुत ही हाई फाई, बहुत ही फेमस शॉप है. ठीक है जी. एवरीवन नोज रेनियर्स विच इज़ फेमस फॉर एंटीक ज्वेलरी दैट इट सेल्स एट प्राइजेज दैट ओनली द रिच कैन अफोर्ड. अब वो आगे शॉप के बारे में बता रहा है कि हर कोई रेनियर शॉप के बारे में जानता है. यहाँ एंटीक ज्वेलरी बेची जाती है. एंटीक ज्वेलरी कौन सी होती है? जो पुरानी हो, जो रेयर हो, जो दुनिया में एक ही हो, जो बहुत ख़ास हो. जैसे टीपू सुल्तान की तलवार जो है उसको हम एंटीक उसमें चीज़ों में काउंट करेंगे. जैसे कोहिनूर हीरा जो है, डायमंड है, उसको हम एंटीक में काउंट करेंगे. ठीक है, जो एक ही है दुनिया में, रेयर है, यूनिक है. फाइन. और वो कहता कि उसके प्राइसेस इतने हाई हैं हमारे यहाँ ज्वेलरी के कि आम आदमी उसको नहीं खरीद सकता, अफोर्ड नहीं कर सकता. बहुत ज़्यादा अमीर लोग ही हमारे जो कस्टमर हैं. ठीक है, वही हमारे कस्टमर्स हैं. आर प्रिंसिपल कस्टमर्स आर मिलेनियर्स, ऑयल किंग्स, फिल्म स्टार, हीरोज़ ऑफ फुटबॉल फील्ड, पीपल ऑफ दैट क्लास. अब वो कहता है हमारे जो प्रिंसिपल कस्टमर्स हैं, प्रिंसिपल मीन्स मेन कस्टमर्स, खास कस्टमर्स जो हैं वो मिलेनियर्स हैं.
ठीक है। बहुत अमीर लोग जो हैं वो हैं ऑयल किंग्स हैं, यानी कि जो अरब कंट्रीज़ के जो शेख हैं वो हैं ऑयल किंग्स, उन्हीं को बोला जाता है। फिल्म स्टार्स हैं, हीरोज़ हैं, फुटबॉल फील्ड के जो सेलिब्रिटीज़ हैं, ये सब लोग वो कहता हमारे कस्टमर्स हैं, आम आदमी हमारा कस्टमर नहीं हो सकता। द ज्यूल्स वी सेल आर नेवर लेस देन 300 years old. Some of them have romantic history. Many had once been the gifts of a prince to some reigning beauty of his time. अब वो कहता कि जो भी हम ज्यूल्स यहाँ अपनी शॉप पे सेल करते हैं 300 साल से पुराने हैं। कोई भी ऐसा नहीं है जो 300 साल से पुराना ज्यूल ना हो। इतनी पुरानी ज्वेलरी है, एंटीक है, रेयर है और इसलिए बहुत एक्सपेंसिव है। और वो कहता कि बहुत सारी ज्वेलरी की रोमांटिक हिस्ट्री है। अब रोमांटिक हिस्ट्री का मतलब ये है कि उनके पास बहुत सारी ऐसी ज्वेलरी है जो कभी ना कभी किसी राजा ने किसी रानी को गिफ्ट की होगी। ठीक है, अगली लाइन में दिया हो कि कभी ना कभी किसी प्रिंस ने किसी रेनिंग ब्यूटी, रेनिंग का मतलब है रूलिंग एट दैट टाइम, उस टाइम की किसी ब्यूटी यानी उस टाइम की किसी रानी को, जो उस टाइम राज करती थी, उस रानी को गिफ्ट में दी हुई ऐसी चीज़ें भी वो कहता हमारे पास हैं। Fine. The first thing I do when I get to work in the morning is to put in the window some pieces of jewelry which are always kept in the safe overnight. I was doing this on that eventful day when I noticed a young woman standing in front of a shop on the opposite side of the street. अब वो कहता कि सबसे पहले मैं मॉर्निंग में जब अपनी शॉप पे जाता हूँ तो करता क्या हूँ कि जितने भी ज्वेलरी के पीसेस हम रात को सेफ में रख के जाते हैं, यानी कि तिजोरी में रख के जाते हैं, उनको मॉर्निंग में आके मैं डिस्प्ले कर देता हूँ। ठीक है, सजा के उनको लगा देता हूँ विंडो पे। और कहता यही मैं कर रहा था उस इवेंटफुल डे पे। इवेंटफुल डे का मतलब क्या है कि उस दिन कोई इवेंट हुआ, यानी उस दिन कोई घटना घटी जिस दिन वो ये काम कर रहा था। वैसे वो ये काम रोज़ ही करता है। अब वो क्या था, वो कहता कि मैंने देखा कि ऑपोजिट साइड, सड़क के ऑपोजिट साइड पे एक लेडी खड़ी हुई है। ठीक है, कहता मेरा ध्यान उस लेडी की तरफ गया जो कि पिक्चर में आपको विजिबल है। Her eyes were fixed on the display in the shop windows and she stood there all the time. It took me to arrange our display quite 15 or 20 minutes. And what do you think she was staring at? Well, the shop is an undertaker's shop and in the window there was nothing but 2 urns for holding the ashes of the dead and some photographs of gravestones. अब वो कहता कि मुझे 15 to 20 मिनट्स लग गए उस अपनी सारी ज्वेलरी को डिस्प्ले करते करते, जो कि उसका रोज़ का काम है। और कहता मेरा ध्यान उस लेडी के ऊपर फिक्स हुआ और मैं देख रहा हूँ कि वो वहाँ पे खड़ी होके एक अंडरटेकर की शॉप की तरफ देख रही है। अब अंडरटेकर की शॉप वो शॉप होती है जहाँ पे जब कोई इंसान मर जाता है तो उसका वहाँ सारा सामान, उसके क्रियाक्रम का जो सामान है वो सब कुछ मिलता है। अब क्योंकि स्टोरी ऑब्वियसली फॉरेन कंट्री की है, जो कि लग रहा है कि फॉरेन कंट्री की है, तो वहाँ पे जो पर्सन का जो क्रिमेशन का मटेरियल है, कॉफिन हो गया, श्राउड हो गया, ये सारी चीज़ें, अर्न्स हो गए, ये सारी चीज़ें वहाँ पे उस शॉप पे मिलती हैं। अब ऑब्वियसली बात है ऐसी शॉप में कोई विंडो शॉपिंग तो करेगा नहीं। ठीक है, तो उसको ये बात बड़ी अजीब लग रही है कि वो वहाँ खड़ी होकर कर क्या रही है। वहाँ पे 2 अर्न्स पड़े हैं, अर्न्स हम कहते हैं मटके, जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं। 2 अर्न्स पड़े हुए हैं जिसमें मरे हुए लोगों की एशेज़ को रखा जाता है। यहाँ वहाँ पे फ़ोटोज़ लगी हुई हैं ग्रेव स्टोन्स की। ठीक है, ग्रेव स्टोन्स आप इंटरनेट पे जाके देखना, आपको उसकी पिक्चर्स मिल जाएंगी। फ़ाइन, जो ग्रेव्स के ऊपर लगाते हैं स्टोन, उस पर सारा कुछ पर्सन का नाम वगैरह उसका सब कुछ लिखा होता है। तो वो कहता है ये सब कुछ है, तो इसमें देखने वाली कौन सी बात है। हर इंटरेस्ट इन सच थिंग्स स्ट्रक्स मी वेरी स्ट्रेंज। अब वो कहता है उसका इंटरेस्ट इन चीज़ों में है और वो खड़ी होकर अंडरटेकर की शॉप में उन्हें देखी जा रही है। तो कहता है मुझे ये बात बहुत अजीब लगी। द थॉट क्रॉस्ड माई माइंड दैट समवन डियर टू हर हैड डाइड मे बी, but she was not wearing black or any sign of mourning. She was in fact wearing a bright yellow coat with a vivid zigzag pattern running all over it and yellow sandals. अब वो कहता है मेरे दिमाग में एक थॉट आया कि शायद उसकी फैमिली में कोई उसका बहुत प्यारा इंसान, उसकी डेथ हो गई है, इसलिए वो वहाँ पे खड़ी हुई है। लेकिन कहता फिर मैंने सोचा कि उसने मॉर्निंग का कोई साइन नहीं पहना। मॉर्निंग का मतलब क्या है, यहाँ पे किसी की डेथ पे जो अफसोस करते हैं, सैडनेस, जो कि फॉरेन कंट्रीज़ में ब्लैक कपड़े पहनते हैं। ठीक है, तो वो कहता उसने तो कोई ब्लैक कपड़े नहीं पहने हुए, रादर उसने येलो कलर की ड्रेस पहनी है जिसके ऊपर एक विविड यानी कि बहुत ही एक हाईलाइटेड पैटर्न, जिगजैग पैटर्न है, जो कि हमको पिक्चर में अवेलेबल है, दिख रहा है। ठीक है, प्लस उसने येलो कलर के सैंडल्स पहने हुए हैं। तो कहता है ऐसा तो नहीं लग रहा कि उसके फैमिली में कोई मरा है, तो फिर वो वहाँ खड़े होकर उस शॉप को क्यों देख रही है। I had finished arranging the jewels in the window and was still keeping one eye on the young woman when a man came into our shop. अब वो कहता कि अभी मैंने वो सारे ज्यूल्स वहाँ लगा दिए थे विंडो में और अभी भी मैं एक आँख यानी कि थोड़ा ध्यान उस लेडी के ऊपर मैंने रखा हुआ था और इतने में एक आदमी हमारी दुकान में आ गया। It was immediately plain to me that he was an American. Immediately plain to me means उसी समय समझ आ जाना। वो कहता है जैसे ही वो अंदर आया उसको देखते ही मैं समझ गया कि वो एक अमेरिकन है।
ठीक है, इट मीन्स जो शॉप है रेनियर्स की वो अमेरिका के अंदर नहीं है। वन ऑफ द च्यूइंगम अमेरिकन्स, अब वो कहता है कि वो एक ऐसा अमेरिकन है जो च्यूइंगम च्यू कर रहा है। मीन्स इसके कहने का मतलब ये है कि जो मोस्टली अमेरिकन्स होते हैं वो च्यूइंगम खाते रहते हैं। An American is the easiest to all to pick out. There is his haircut, his tie in so many bright colors, and then so often you find him chewing the dreadful chewing gum. अब वो कहता कि बहुत ही आसान है अमेरिकन्स को पिक आउट करना, यानी कि पहचानना। एक तो कहता उसका हेयर कट बहुत ही डिफरेंट है, एक उसने इतनी रंग बिरंगी टाई पहनी हुई है जो कि आपको पिक्चर में विजिबल है, एक वो कहता ड्रेडफुल च्युइंगम जो है उसको चबाई जा रहा है। ड्रेडफुल इज़ डेंजरस, फाइन, बहुत ही जो गंदी लगती है। यहाँ पे हम डेंजरस नहीं कहेंगे, यहाँ पे हम कहेंगे जो चबाते हुए बहुत एक अगली लुक देती है दूसरे पर्सन को। He was big, strong built man with a red face that showed he drank more than was good for him. अब वो कहता है कि उसका फेस बहुत बड़ा है, स्ट्रॉन्ग बिल्ट मैन है, यानी कि वो मस्कुलर है, वो रॉबस्ट बॉडी वाला पर्सन है। उसका चेहरा बहुत ज़्यादा लाल है, वो कहता है जिससे ये पता चलता है कि वो ज़रूरत से ज़्यादा अल्कोहल जो है वो उसको पीता है, कंज्यूम करता है। His suit was darkish grey, but his tie was a mixture of exceedingly bright colors. I took him to be about 35 years old. अब वो कहता है कि उसने जो सूट का कलर पहना हुआ है वो ग्रे है, जो कि नाइस है, अच्छा कलर है, लेकिन जो उसकी टाई है उसमें हद से ज़्यादा, एक्सीडिंगली मीन्स हद से ज़्यादा ब्राइट कलर्स हैं। और कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि वो 35 ईयर्स के नियर अबाउट है। ठीक है, नेक्स्ट इज़ गुड मॉर्निंग सर, आई सेड मे आई हेल्प यू। नाउ दिस इज़ द डायलॉग ऑफ नरेटर। आपको पता होना चाहिए कि चैप्टर में कौन सा डायलॉग किसने बोला है, क्योंकि पेपर में आपको एक एक्सट्रैक्ट आएगा 4 नंबर का, एक तो पोम में से आएगा, एक चैप्टर में से भी आएगा जिसमें कोई ना कोई डायलॉग होगा और उस डायलॉग से रिलेटेड आपसे 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनमें मोस्टली सबसे पहला क्वेश्चन होता है हु इज़ द स्पीकर एंड हु इज़ द लिसनर। फाइन, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा डायलॉग किसने बोला है। तो ये डायलॉग नरेटर का है। अगला डायलॉग अमेरिकन का है। वेल ही सेड रोलिंग द गम अराउंड हिज माउथ एंड स्पीकिंग विद अ स्ट्रॉन्ग यंकी एक्सेंट, आई वुड लाइक टू लुक एट सम रिंग्स। अब वो अपने मुंह में च्युइंगम को घुमाते हुए यंकी एक्सेंट, यंकी इज़ अमेरिकन एक्सेंट में ये बात बोलता है कि वो कुछ रिंग्स देखना चाहता है। सर्टनली सर, इज़ देयर एनी पर्टिकुलर काइंड यू हैव इन माइंड। अब ये डायलॉग नरेटर का है, वो कहता है श्योर। सर्टनली का मतलब है श्योर सर, क्या आपके दिमाग में कोई पर्टिकुलर डिज़ाइन है जो आप देखना चाहते हो। आई गेस नॉट, ही सेड, जस्ट शो मी सम। वो कहता नहीं, मेरे दिमाग में कोई पर्टिकुलर डिज़ाइन नहीं है, तुम मुझे अपनी मर्ज़ी से जो भी है शो तुम्हारे पास है वो दिखा दो। I opened the safe and took out a tray of rings to show him and to get some idea of what he wanted. He picked out 2 or 3 of them and asked the price of them. I noticed that he was left-handed. It was clear that he knew nothing at all about precious stones and the nature of their setting. The price was the measure by which he judged them. अब वो कहता कि मैंने सेफ खोला, ठीक है, तिजोरी खोली या काउंटर जिसमें उन्होंने रखी थी ट्रेज़, उसको ओपन किया, उसमें से ट्रेज़ निकाली रिंग्स की, और उसको वो कहता मैंने दिखानी शुरू की। 2 या 3 ट्रेज़ वो कहता कि मैंने उसको दिखाई और उसने उन सब का प्राइस पूछा। अब वो कहता मुझे एक चीज़ तो नोटिस मैंने ये की कि वो लेफ़्ट हैंडेड था, और दूसरी चीज़ वो कहता मैंने ये नोटिस की कि उसको गहनों की, प्रेशियस स्टोन्स की कोई नॉलेज नहीं थी। वो सिर्फ उनको कहाँ से पहचान रहा था, कहाँ से जज कर रहा था कि कोई चीज़ अच्छी है या बुरी है, उसके प्राइस से। ठीक है, There was one most beautiful ring with diamonds and the rubies set in the shape of a flower. It was well over 300 years old and had been in the possession of royal family. अब वो कहता कि अब हमारे पास एक रिंग थी जिसमें डायमंड्स और रूबीज़ लगे हुए थे और उसकी शेप एक फ्लावर के जैसी थी, और वो 300 साल पुरानी रिंग थी और रॉयल फैमिली की रिंग थी, किसी राजाओं के परिवार की रिंग थी जो उनके राजाओं के पोजेशन में थी। पोजेशन होता है किसी चीज़ के मालिक होना, यानी कि वो राजाओं की फैमिली को बिलोंग करती रिंग थी। मिस्टर रेनियर हैड सेट अ वेरी हाई प्राइस ऑन इट बिकॉज ही डिड नॉट रियली विश टू सेल इट। अब कहते हैं मिस्टर रेनियर ने उसका प्राइस बहुत हाई रखा था उस रिंग का, क्योंकि वो उस रिंग को एक्चुअली में बेचना ही नहीं चाहते थे जो दुकान के मालिक थे। मिस्टर रेनियर वॉज लाइक दैट। अब वो कहता कि मिस्टर रेनियर ऐसे ही थे, इस तरह के ही इंसान थे, जिस चीज़ को बेचना नहीं चाहते होते थे उसका प्राइस इतना हाई रख देते थे कि कोई ख़रीदे ही नहीं। देयर वॉज सम ऑफ हिज ज्यूल दैट ही लव्ड एज मच एज ही लव्ड हिज चिल्ड्रन। अब वो कहता कि बहुत सारे ज्यूल्स तो ऐसे थे जिनको वो अपने बच्चों की तरह प्यार करते थे। The American preferred this flower ring to all the others, but he complained that the price was too high. He asked to see some other rings and I showed him 3 more trays, but he was still unsatisfied. His eye then fell on a 4th tray which was still inside the safe whose door I had left open. अब वो कहते हैं कि अमेरिकन को वो रिंग बहुत पसंद आई, वो उसको ख़रीदना चाहता है, लेकिन उसका प्राइस, वो कंप्लेंट करता है कि प्राइस तो भाई बहुत ही ज़्यादा है तुमने रखा हुआ। अब वो कहता है कि मैंने उसके अलावा उसको 2-3 और ट्रेस दिखाई, लेकिन वो अनसेटिस्फाई रहा, उसको कोई और रिंग पसंद नहीं आई।
फ़ाइन। अब वो कहता कि उस एक सेफ़ जो है वो उसका दरवाज़ा मुझसे खुला रह गया और उसमें एक 4th ट्रे पड़ी हुई है, तो वो अमेरिकन मुझे कहता है वो वाली 4th ट्रे निकाल के भी मुझे दिखाओ। आई गेस आई वुड बेटर टेक अ टुक एट दोज एज वेल, ही सेड। नाउ दिस इज़ द डायलॉग ऑफ अमेरिकन। अब वो कहता कि मुझे लगता है कि अच्छा होगा अगर मैं वो वाली ट्रे भी देखूँ। I turned to take the tray out of the safe and then turned quickly back again to put the tray on the counter. It was then that I saw the diamond and the ruby ring had disappeared. अब वो कहता है जितनी देर में मैं वो 4th ट्रे सेफ में से निकाल के लाया और उसको मैंने वहाँ काउंटर पे रखा, उतनी देर में मैंने देखा कि वो जो फ्लावर रिंग थी वो वहाँ से डिसअपियर हो गई थी, गायब हो गई थी। आई मेड अ साइन टू मिस सस्किन, अनदर असिस्टेंट, एंड शी केम एंड स्टूड बिसाइड मी. Then I said to the American, I see that you have decided on the flower ring, sir. If you will kindly hand it to me, I will find a suitable box for it. अब वो कहता कि मैंने इशारा किया मिस सस्किन की तरफ। मिस सस्किन जो है वो शॉप में एक लेडी असिस्टेंट है और उसको बुला के अपनी साइड में वो कहता मैंने पहले ही खड़े कर लिया, ठीक है, विलियम मॉरिस। और कहता उसके बाद मैंने अमेरिकन को कहा कि सर मुझे लगता है कि आपने डिसाइड कर लिया है कि आप फ्लावर रिंग ख़रीदना चाहते हैं, तो प्लीज़ उसको मुझे दे दीजिए ताकि मैं एक सूटेबल बॉक्स में, एक अच्छे से बॉक्स में उसको डाल कर आपको दे दूँ। Sorry, I forgot to tell you that pronunciation of this word is suskind, not suskind. Okay, sorry for that. Next is I held out my hand for the ring. Held out my hand for the ring is हाथ बढ़ाना आगे। तो वो कहता है कि विलियम मॉरिस कह रहा है यहाँ पे कि मैंने अपना आगे हाथ बढ़ाया ताकि वो जो अमेरिकन है वो रिंग मेरे हाथ पे रख दे और मैं उसको एक अच्छे से बॉक्स में पैक करके उसको दे दूँ। I haven't decided anything yet, the American said. I am not the one who's going to decide. I am just picking out 2 or 3 rings for my wife to choose from. She'll be coming in later this morning to make her choice. अब वो कहता कि मैंने अभी कुछ भी डिसाइड नहीं किया और मैंने डिसाइड करना भी नहीं है, डिसाइड मेरी वाइफ करेगी। मैं 2-3 रिंग्स पसंद कर लूँगा और वो थोड़ी ही देर में आज की मॉर्निंग में थोड़ी ही देर में यहाँ आ जाएगी और चॉइस वो करेगी। बट द फ्लावर रिंग वेयर इज़ इट, आई आस्क्ड इन डिसमे। डिसमे का मतलब होता है अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ सरप्राइज एंड वरी, ठीक है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ शॉक एंड वरी। अब वो उसने बड़े शॉक और वरी में विलियम मॉरिस ने ये बात पूछी कि फिर फ्लावर रिंग कहाँ पे है। Then I turned to Miss Suskind. Will you please ask Mr. Rainier to come here? I said. अब वो कहता कि मैंने बड़े ही मैंने मिस सस्काइन की तरफ देखा और मैंने उसको कहा, लेडी असिस्टेंट को, मिस सस्काइन को, कि तुम प्लीज़ मिस्टर रेनियर को यहाँ बुला के लाओगी। I came out from my side of the counter and began searching for the ring. The American joined in the search and so did Mr. Rainier and Miss Suskind. I could see that Mr. Rainier was most upset, but he was doing his best to keep calm. अब वो कहते कि मैं भी काउंटर से बाहर आ गया और वो अमेरिकन और मैं दोनों रिंग को ढूंढने लग गए। रेनियर भी रिंग को ढूंढने लग गए, मिस सस्काइन भी उसको रिंग को ढूंढने लग गई। और वो कहता कि मैं देख सकता था, ये डायलॉग विलियम मॉरिस का है, कि मैं देख सकता था कि मिस्टर रेनियर जो है कि वो बहुत अपसेट हो गए हैं। वो अपने आप को पूरी तरह से शांत रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके चेहरे पे उनका वो जो सैडनेस है, वो जो एक अपसेट उनका बिहेवियर है, वो सारा नज़र आ रहा है, ठीक है। लेकिन वो अपने आप को पूरी तरह उन्होंने काम रखा हुआ है, वो कोई चिल्ला नहीं रहे, चीख नहीं रहे, किसी को डांट नहीं रहे। ही इज़ वेरी काम, ठीक है, ट्राइंग टू कीप हिमसेल्फ काम। अंदर मन में वो काम फील नहीं कर रहे, कामनेस फील नहीं कर रहे हैं। देन मिस सस्काइन सेड, आई थिंक दैट यू ओट टू लुक इन टू द टर्न अप ऑफ हिज ट्राउजर्स। अब ये डायलॉग मिस सस्काइन का है। वो कहती कि मुझे लगता है कि आपको, ओट टू का मतलब होता है जहाँ पे हम कोई ड्यूटी बताना चाहते हैं, ठीक है, यहाँ पे इसका मतलब यू शुड, कि करना चाहिए। वो कहते हैं मुझे लगता है कि आपको इस अमेरिकन पर्सन के ट्राउज़र्स के जो टर्न अप्स हैं उनको चेक करना चाहिए। अब टर्न अप्स क्या होते हैं, आज के ज़माने में तो नहीं कोई इस तरह से पैंट पहनता, लेकिन पुराने ज़माने में ऐसा था कि जो बेल बॉटम्स वो पहनते थे उसके पैरों की तरफ से एक पट्टी उसके ऊपर को मुड़ी होती थी, उसको हम टर्न अप्स कहते थे। तो उसने सोचा कि कहीं उसके टर्न अप्स में रिंग तो नहीं गिर गई है। तो इंटरनेट पे आप ये टर्न अप्स लिख के, टर्न अप्स ऑफ द ट्राउजर्स लिख के उसकी इमेज देख सकते हो, ठीक है। द सजेशन वॉज अ रीजनेबल वन, इट इज़ क्वाइट ईजी फॉर समथिंग स्मॉल टू ड्रॉप इन द टर्न अप ऑफ अ ट्राउज़र लेग। अब वो कहता कि ये सजेशन बड़ी अच्छी थी, रीज़नेबल थी, बहुत सही सजेशन दी थी मिस सस्काइन ने, क्योंकि एक छोटी सी रिंग जो है वो ट्राउज़र के टर्न अप में गिर सकती है और उसमें छुप सकती है, हो सकता है हमें वहाँ नज़र ना आए। Miss Kind, who's a very kind person, meant him no harm, but he turned on her with a very ugly look.
अब कहते हैं मिस सस्काइन जो है वो बड़ी ही नाइस, बड़ी काइंड पर्सन है और वो उस अमेरिकन को हार्म नहीं करना चाहती। हार्म मतलब फिजिकल हार्म नहीं है, मतलब मेंटली उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। लेकिन ये बात सुन के अमेरिकन को बुरा लगता है और वो एक बड़ी ही गंदी लुक, बड़ी गंदी नज़रों से, मतलब बहुत गुस्से वाली नज़रों से, वो वाली गुस्से वाली नज़रों से मिस सस्काइन की तरफ देखता है। His face turned even redder than before and I noticed that he had stopped chewing. अब वो कहते हैं कि उसका फेस जो है गुस्से से लाल हो जाता है और वो च्युइंगम भी अब चबा नहीं रहा। His jaw moved as if he were a fierce dog ready to bite. अब कहते हैं कि उसकी जॉ की मूवमेंट यानी कि उसके मुंह की मूवमेंट ऐसी हो गई है जैसे कि वो एक बहुत ही फियर्स यानी कि वेरी डेंजरस डॉग है जो अभी हमें बाइट कर देगा या मिस सस्काइन को बाइट कर देगा कि उसने ऐसा कहा ही क्यों है। It was a dangerous moment and I felt afraid, but Miss Suskind stood them there perfectly calm. Then the American bent down and felt around his turnips and I helped him too, but there was nothing. अब वो कहता कि जो अब वो कहता कि मोमेंट जो था, वो जो पल था, वो बहुत ही डेंजरस पल था। वो कहता मैं बुरी तरह डर गया विलियम मॉरिस, लेकिन मिस सस्काइन जो है वो बिल्कुल नहीं डरी, वो बिल्कुल चुपचाप बड़ी कामली वहाँ पे खड़ी रही। और जो अमेरिकन है वो नीचे झुक के उसने अपने पैंट के जो टर्न अप्स थे उनको देखा और कहता मैंने भी उसकी हेल्प की टर्न अप्स को देखने में और वहाँ से कुछ नहीं मिला। द अमेरिकन लाफ्ड। आई सपोज यू आर थिंकिंग दैट आई हैव स्टोलन इट, ही सेड। अब वो कहता कि मुझे लगता है कि आपको लग रहा है मैंने उसको चोरी कर लिया है। ये बात उसने हंस के कही, यानी कि उनका मजाक उड़ाया क्योंकि उसके पास से कुछ नहीं मिला। Oh no, no sir, of course not, Mr. Rainier protested. Of course I do not suspect you, but when I report the matter to the insurance company, I shall have to inform them that I made a thorough search even on you, sir, if you will excuse me. अब इतने पे मिस्टर रेनियस जो कि शॉप के ओनर हैं वो बोल पड़ते हैं कि नहीं नहीं सर, प्रोटेस्ट करना होता है किसी चीज़ के अगेंस्ट बोलना। तो वो उसके अगेंस्ट बोलते हैं कि नहीं सर आप गलत समझ रहे हो, हम तो आपका चेक इसलिए कर रहे हैं ताकि इंश्योरेंस कंपनी वाले जब पूरा मैटर पूछेंगे, हमें इंश्योरेंस क्लेम करेंगे, तो फिर उनको हमें बताना पड़ेगा कि हमने हर चीज़ को कम्प्लीटली चेक किया था, हम आपको सस्पेक्ट नहीं कर रहे। सस्पेक्ट होता है शक करना, कि हम आपके ऊपर शक नहीं कर रहे, सिर्फ इसलिए हर चीज़ की चेकिंग कर रहे हैं ताकि इंश्योरेंस वालों को प्रॉपरली बता सकें। ओके सेड द अमेरिकन एंड वेंट ऑफ क्वाइट चेयरफुली टू मिस्टर रेनियर्स ऑफिस वेयर मिस्टर रेनियर सर्च थ्रू हिज क्लोथ्स विदाउट फाइंडिंग एनी ट्रेस ऑफ द रिंग। अब वो चुप, अमेरिकन कहता है चलो ठीक है, और वो कॉपरेट करता है। वो चुपचाप बड़े आराम से, बड़ी चेयरफुली, बड़ी खुशी से वो रेनियर्स के ऑफिस में चला जाता है। रेनियर उसको वहाँ पे उसके कपड़ों को अच्छे तरह से चेक करते हैं, लेकिन उनको एक ट्रेस भी रिंग का नहीं मिलता। ट्रेस मतलब साइन, एक साइन तक रिंग का वहाँ नहीं मिलता, उसके पास रिंग नहीं होती है। ओके While this was happening, another customer came in, and it was the young woman who had been looking at the funeral display in the undertaker's window for such a long time. अब कहते जब तक कि रेनियर उसकी तलाशी ले रहे थे अमेरिकन की अपने ऑफिस के अंदर ले जाके, इतने में वही लेडी जो सुबह अंडरटेकर की शॉप पे खड़ी होके देख रही थी वो शॉप के अंदर आ जाती है। ठीक है, हर कमिंग इन एट दिस मोमेंट स्ट्रक मी एज रादर स्ट्रेंज। अब कहते इस समय पर उस लेडी का दुकान में आना, ये विलियम मॉरिस कहते कि मुझे स्ट्रक कर गया, मुझे स्ट्राइक कर गया कि ये इसी समय दुकान पे क्यों आई है, ये तो सुबह से वहाँ खड़ी हुई थी। I looked at her across the counter and noticed several things. Her handbag was of an expensive kind, but it was old and worn and very shabby. The same was true of her clothes. Clearly, she had been well off once, but now she was living in a poverty. She had not come here to buy anything. More likely, she had come with something to sell. अब वो कहता कि जैसे ही वो अंदर आ रही है दुकान के, तो मैंने उसको नोटिस करना शुरू किया। मैंने सबसे पहले उसका हैंड बैग नोटिस किया जो कि एक्सपेंसिव था, जो कि महंगा था, मे बी ब्रांडेड होगा, लेकिन वो कहते कि आज के टाइम में वो हैंड बैग पुराना हो चुका है, वॉर्न आउट हो चुका है। वॉर्न आउट मीन्स जिसको हम यूज़ कर चुके हों। ठीक है, जो यूज़ करने के बाद चीज़ जो है वो ख़राब हो चुकी हो, वो हो चुका है, बड़ा शैबी है, यानी बड़ा गंदा सा है, उसकी जो कंडीशन है उसके बैग की वो अच्छी नहीं है। उसके कपड़ों का भी सेम ही हाल है, कपड़ों की भी कंडीशन कोई बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन कपड़े भी किसी पहले एक्सपेंसिव लग रहे हैं लेकिन वो वॉर्न आउट हो चुके हैं। तो वो कह रहा है कि इससे ये पता चलता है कि एक टाइम में वो बड़ी वेल ऑफ थी। वेल ऑफ का मतलब होता है अमीर थी, रिच थी, लेकिन आज वो गरीब है। ठीक है, और इससे ये भी पता चल रहा है कि वो यहाँ कुछ खरीदने नहीं आ रही है, रादर वो यहाँ पे कुछ बेचने आ रही है। She put her handbag down on the counter and taking a little paper packet out of it, she put that down beside her bag. She used her left hand to do this, but strangely enough, she had not shown herself left-handed in anything that she had done before. अब वो कहते हैं कि उसने अपना हैंड बैग जो है काउंटर के ऊपर रख दिया, उसने अपनी पॉकेट में से एक पैकेट निकाला,
उसको भी अपने बैग में से निकाला, ठीक है। और इन सारे काम करने के लिए उसने अपना लेफ़्ट हैंड यूज़ किया, लेकिन कहता स्ट्रेंजली इनफ, अजीब बात ये है कि मैंने उसको पहले भी नोटिस किया है, पहले उसने अपना लेफ़्ट हैंड यूज़ नहीं किया कोई भी काम करने के लिए, ठीक है। जैसे मान लो शॉप का दरवाज़ा खोलने के लिए या कोई और काम करने के लिए, कहता वो उसने लेफ़्ट हैंड यूज़ नहीं किया था, पर अब वो सारे काम जो है वो लेफ़्ट हैंड से कर रही है। I opened the packet and found inside it a piece of cheap jewelry, a filigree brooch with an imitation turquoise stone worth about 30 shillings. अब वो कहता है कि उसने उस पैकेट को मैंने उस पैकेट को खोला और उसके अंदर एक सस्ती ज्वेलरी थी। चीप का मतलब यहाँ है कि बहुत ही सस्ता सा एक ज्वेलरी का पीस था। एक फिलग्री ब्रोच था, फिलग्री आपकी बुक में दिया हुआ है, मेड फ्रॉम डेलिकेट ट्विस्टेड सिल्वर वायर, चांदी की जो वायर्स होती हैं उनको तोड़ मरोड़ के उनसे एक ब्रोच बनाया हुआ था, ठीक है, चांदी की वायर से, वो था उसके अंदर। विद एन इमिटेशन, इमिटेशन का मतलब वैसे तो होता है किसी की कॉपी करना, नकल करना, यहाँ पे इमिटेशन का मतलब है नकली, नकली एक टर्कोइश स्टोन था, यानी कि उसके अंदर जो स्टोन लगा हुआ था वो भी असली स्टोन नहीं था, असली नीलम नहीं था, टर्कोइश ब्लू कलर, ब्लूइश कलर को कहते हैं, असली नीलम का पत्थर नहीं था, वो भी नकली था। और हार्डली वो कहता कि वो जो पूरा ब्रोच था वो सिर्फ 30 शिलिंग्स का होगा, सिर्फ 30 शिलिंग्स का। अब शिलिंग वर्ड से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो स्टोरी है ये यूके की है, यानी कि यूनाइटेड किंगडम के किसी शहर की है, क्योंकि शिलिंग वहीं की करेंसी है, ठीक है। सिर्फ ये एक अंदाज़ा है, आपके चैप्टर में ये कहीं दिया नहीं हुआ तो आप पेपर में नहीं लिखेंगे, प्लीज़ रिमेंबर दैट थिंग, फाइन। Could you mend this for me? She asked, showing me the broken pin of the brooch. अब ये डायलॉग उस लेडी का है, लेडी का भी नाम नहीं दिया हुआ तो हम उसको द वुमन ही लिखेंगे और अमेरिकन को द अमेरिकन ही लिखेंगे क्योंकि उसका भी नाम नहीं दिया हुआ चैप्टर में, ठीक है। अब वो कहती कि क्या आप इस ब्रोच को मेरे लिए मेंड कर देंगे, मेंड का मतलब है रिपेयर कर देंगे, क्योंकि उस ब्रोच की जो पिन थी वो टूटी हुई थी। अब जिसको ये नहीं पता ब्रोच क्या होता है वो प्लीज़ इंटरनेट पे जाके इसकी पिक्चर्स देखे, ठीक है। ब्रोच क्या चीज़ है, फाइन, इट्स अ एक्सेसरी जो नॉर्मली यूज़ की जाती है, आप बेटर है आप इसकी पिक्चर्स देख लेना। तो वो ब्रोच की पिन टूटी होती है। आई एम सॉरी मैडम, आई सेड रेनियर्स डज नॉट डू रिपेयर्स। अब ये डायलॉग नरेटर यानी विलियम मॉरिस का है, वो कहता सॉरी मैम, जो रेनियर्स है ये रिपेयर का काम नहीं करते, ठीक है। थैंक यू, शी सेड, देन एज इफ बाय एक्सीडेंट हर आर्म somehow swept against the paper in which the brooch had been wrapped and this fell to the floor on my side of the counter. I say as if by accident because in fact it was no accident at all, it was a cunning trick. Cunning का क्या मतलब है? Clever. यहाँ पे cunning का मतलब है clever. अब वो कहता कि जब वो बोलती है आगे से लेडी कि थैंक यू और वहाँ से जाने लगती है, लेकिन अचानक से उसकी बाजू जो है वो उस पेपर को लगती है और पेपर वहाँ से स्वेप्ट होके, स्वेप्ट इज़ अ वर्ड फ्रॉम स्वीप, ऐसे एकदम स्वीप होके हाथ से लग के वो कहता मेरी वाली साइड पे गिर जाता है, जो कि आपको पिक्चर में विजिबल है, ठीक है। वो कहता कि वो एक्सीडेंटली गिरता है, लेकिन कहता मेरा दिमाग उसी वक्त चलता है कि क्या ये सच में एक्सीडेंटली गिरा है या उसने जानबूझकर गिराया है, ये एक क्लेवर ट्रिक है। I realized that this as I bent down to pick up the paper, all the facts suddenly came together in my head and I knew what had happened to the flower ring. All the things that I had noticed joined to form a single picture and that picture showed me all that I wanted to know. अब वो कहता जैसे ही झुककर मैं उस पेपर को उठाने लगा, अचानक से सारे फैक्ट्स, सारी कड़ियाँ मेरे दिमाग में जुड़ गई, सारी सच्चाई मेरे दिमाग में आ गई, मुझे समझ आ गया कि उस फ्लावर रिंग को क्या हुआ है। मैंने सारी पिक्चर अपने दिमाग में जोड़ ली और पूरा सच मेरे दिमाग में क्लियर हो गया। I put the brooch back into its paper wrapping and handed it to her. She put it into her handbag using her right hand to do this, then turned to leave the shop. अब वो कहता कि मैंने पेपर को रैप करके वापस उसको पकड़ा दिया। अब उसने अपना राइट हैंड यूज़ करके, ठीक है, उसको ले लिया और अपने वहाँ से जाने लगी, ठीक है, अपने हैंड बैग में। पुट इट इन हर हैंड बैग यूजिंग हर राइट हैंड, राइट हैंड यूज़ किया, अपने हैंड बैग में रखा एंड शी वॉज अबाउट टू लीव द शॉप। वन मोमेंट मैडम, अब ये विलियम मॉरिस का डायलॉग है। शी हर्ड मी बट शी प्रिटेंडेड दैट शी हैडंट, शी वॉकड ऑन टुवर्ड्स द डोर। अब वो कहता कि जब मैंने उसको बोला 1 मिनट मैडम रुकिए, तो कहता उसने मुझे सुन तो लिया लेकिन उसने प्रिटेंड किया। प्रिटेंड होता है ड्रामा करना, एक्टिंग करना। उसने ऐसे एक्ट किया जैसे उसको सुनाई नहीं दिया और वो चलती रही दुकान के डोर की तरफ। Pardon me, I said, but if you don't stop, I shall press the alarm and the door will locked. वो कहता pardon me means sorry. कहता सॉरी मैम, लेकिन अगर आप ना रुकी तो मैंने अलार्म बजा देना है और जो दुकान का दरवाज़ा है वो अपने आप बंद हो जाएगा।
शी स्टॉप बट शी डिड नॉट लुक अराउंड. अब वो रुक जाती है लेकिन वो मुड़ के नहीं देखती. मिस स्काइन स्टूड लाइक अ स्टैचू बिहाइंड द अदर काउंटर वाइल आई वेंट up to the young woman. Madam, I said, we do not wish for any unpleasantness. अब कहते मिस स्काइन जो है बिल्कुल स्टैचू की तरह खड़ी रहती है काउंटर के पीछे, जो कि पिक्चर में विजिबल है, और कहता मैं जो हूँ उस लेडी के पास जाता हूँ, यानी कि विलियम मॉरिस उस लेडी के पास जाता है और उसको जाके कहता है कि हम यहाँ पे अनप्लेजेंटनेस नहीं करना चाहते, यानी कि कोई अगली सीन क्रिएट नहीं करना चाहते, कोई तमाशा नहीं करना चाहते. काइंडली हैंड मी द रिंग विच यू हैव इन द लेफ्ट हैंड पॉकेट ऑफ योर कोट. इफ़ यू विल नॉट मिसेस काइंड विल प्रेस द अलार्म. अब वो कहता कि काइंडली बड़े प्यार से कहता मुझे वो रिंग दे दो जो कि आपके कोट की लेफ़्ट पॉकेट में आपने रख ली है, नहीं तो मिसेस काइंड जो है वो अलार्म बजा देगी. ठीक है. द यंग वुमन वॉज लुकिंग डेथली पेल एंड वेरी फ्राइटनड. आई फेल्ट सॉरी फॉर हर. अब कहते कि वो जो यंग वुमन थी वो डेथली पेल, यानी कि जैसे कोई मर गया होता है और उसका चेहरा पीला पड़ जाता है, इस तरह से उसका चेहरा जो वो पीला पड़ गया कि जैसे वो मरने वाली है, और बहुत बुरी तरह से वो फ्राइटन है, यानी कि डर गई है. एंड आई फेल्ट सॉरी फॉर हर. आई फेल्ट सॉरी फॉर हर का मतलब है विलियम मॉरिस कहता मुझे उसके ऊपर तरस आ गया. ठीक है. विदाउट सेइंग अ वर्ड शी फेल्ट इन हर पॉकेट एंड गेव मी द रिंग. शी रैन आउट ऑफ द शॉप एज इफ इट वॉज ऑन फायर. अब वो कहता कि उसने अपने बिना कोई शब्द कहे उस लेडी ने अपनी पॉकेट में से रिंग निकाल के मुझे दे दी और दुकान में से ऐसे भाग गई जैसे दुकान में आग लगी हो. It was then that Mr. Rainier came out of his shop with the American whose face was a big grin of satisfaction. Grin का मतलब होता है स्माइल. अब कहते हैं मिस्टर रेनियर और अमेरिकन तलाशी लेने के बाद ऑफिस में से बाहर आ गए और अमेरिकन के मुंह के ऊपर एक बड़ी सी सेटिस्फैक्शन की स्माइल है कि थैंक गॉड रिंग मेरे पास तो नहीं मिली है, मैं बच गया. Mr. Rainier was not smiling. He was as white as a sheet. His voice was shaking as he said, I'm so sorry, sir. I hope that you will understand and excuse me. I beg your pardon. Indeed, I do. अब कहते हैं मिस्टर रेनियर बिल्कुल स्माइल नहीं कर रहे, वो बिल्कुल एक वाइट शीट की तरह, एक शीट की तरह सफ़ेद हो गए हुए हैं. उनकी आवाज़ शेक कर रही है, यानी शिवर कर रही है, कांप रही है, ट्रैम्बलिंग वॉइस है उनकी. ठीक है. और वो अमेरिकन को कहते हैं सॉरी सर, कि आप प्लीज़ अंडरस्टैंड करिए कि हमें ये चेकिंग करनी ज़रूरी थी एंड मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ. ठीक है. बैग योर पार्डन का मतलब है कि मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ. इंडीड आई डू. इंडीड का मतलब है सचमुच, कि सचमुच दिल से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ. इट वॉज देन आई ओपनड माई हैंड एंड शोड द रिंग. इट इज़ अ पिटी दैट यू वर नॉट देयर टू सी मिस्टर रेनियर्स फेस. व्हाट अ मिक्सचर ऑफ एस्टॉनिशमेंट, जॉय एंड थैंकफुलनेस. अब वो कहते हैं कि जब मिस्टर रेनियर ये बात अमेरिकन को कहते हैं उसी समय विलियम मॉरिस अपना हाथ ओपन करके उनको वो रिंग दिखा देता है. और जैसे ही वो रिंग दिखाता है विलियम मॉरिस कहता है कि मुझे ना तरस आता है कि आप वहाँ पे क्यों नहीं हो उनका चेहरा देखने के लिए. मतलब उनका चेहरा, उसको तरस आता है, उनका चेहरा देखने वाला है. इट इज़ पिटी दैट यू वर नॉट देयर. अब वो हमें ऑडियंस को ये बात कर रहा है कि आप लोग वहाँ नहीं थे. कहता अगर आप वहाँ होते तो कहता आप देखते कि जो मिस्टर रेनियर्स का जो चेहरा था उसके ऊपर मिक्स इमोशंस आ गए थे, मिक्सचर ऑफ इमोशंस उनके चेहरे के ऊपर आ गए थे. और वो इमोशंस थे एस्टॉनिशमेंट, उसका मतलब होता है सरप्राइज़, जॉय, हैप्पीनेस और थैंकफुलनेस, तीनों. अब प्लीज़ रिमेंबर ये क्वेश्चन लास्ट ईयर या लास्ट टू लास्ट ईयर पेपर में आया हुआ था, 5 नंबर में था आई थिंक, जिसमें ये एक्सप्लेन करना था कि ये जो मिक्सचर ऑफ इमोशंस उनके चेहरे पे आए हैं उनको एक्सप्लेन करना था कि एस्टॉनिशमेंट आया तो क्यों आया और उसका क्या कारण था, जॉय था क्यों था उसका क्या कारण था, और थैंकफुलनेस किसके लिए थी और उसका क्या कारण था. ठीक है. एस्टॉनिशमेंट तो ऑब्वियसली इसलिए थी क्योंकि रिंग मिल गई थी जिसको मिलने की वो उम्मीद छोड़ चुके थे. खुशी इसलिए थी क्योंकि वो रिंग को अपने बच्चों की तरह प्यार करते थे. और थैंकफुलनेस वो किसकी तरफ थैंकफुल थे, विलियम मॉरिस की तरफ जिसने रिंग को ढूंढ लिया था. ठीक है. सो एज़ फॉर दैट अमेरिकन ही वॉज आउट ऑफ द शॉप दैट इंस्टेंट लाइक अ शूट फ्रॉम अ गन. और कहते जैसे ही मैंने रिंग दिखाई वो अमेरिकन दुकान में से ऐसे भागा जैसे कि बंदूक में से किसी ने गोली चलाई होती है. हाउ डिड यू फाइंड इट, गैस्प मिस्टर रेनियर फॉलिंग इनटू अ चेयर. गैस्प का मतलब होता है, गास्प का मतलब होता है एक लंबी सांस लेना. ठीक है. फाइन. अब वो सांस हम खुशी में भी ले सकते हैं, दुख में भी, यानी कि एक ऐसी सांस लेना जो कि हमारा दुख भी शो कर सकती है, शौक शो कर सकती है, खुशी शो कर सकती है. ठीक है. जैसे हम कहते हैं यानी कि हम शौक में, हाश यानी कि हम रिलीव्ड हैं. ठीक है. तो इस तरह से उसको गैस्प बोलते हैं. तो अब वो अमेरिकन, अब जो रेनियर है वो रिलीफ हो गया है, रिलीव्ड फील कर रहा है क्योंकि उसको वो मिल गई है, प्लस वो शॉक भी फील कर रहा है, इसलिए वो चेयर में गिर जाता है. ठीक है. जो ओनर है शॉप का. वेल आई बिगैन फ्रॉम द फर्स्ट दैट फेलो सीम्ड अ स्ट्रेंज कस्टमर फॉर अस.
दैट टाइप ऑफ अमेरिकन डज नॉट कम टू अस एज अ रूल। अब वो स्टोरी बताना शुरू करता है मिस्टर रेनियर को और सस्काइंड को, मिस सस्काइंड को। वो कहता है कि सबसे पहली बात तो जो फ़ेलो हमारी दुकान पे आया था, फ़ेलो का मतलब यहाँ पे जो अमेरिकन आया था, जो पर्सन आया था दुकान पे, वो बड़ा ही स्ट्रेंज कस्टमर था, क्योंकि वो कहता कि इस तरह के अमेरिकन कस्टमर मैंने पहले नहीं देखे हैं। एज अ रूल मीन्स का मतलब है कि हैबिचुअली उनके वहाँ पे बहुत सारे ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग आते होंगे, लेकिन इस तरह का अमेरिकन वो कहता मैंने नहीं देखा। दे वॉन्ट समथिंग मोर मॉडर्न एंड शोई दैन वॉट वी सेल। अब वो कहता है कि नॉर्मली जो अमेरिकन हमारे पास आते हैं उनको ज़्यादा मॉडर्न चीज़ें चाहिए होती हैं, एंटीक नहीं, ज़्यादा शो ऑफ वाली चीज़ें चाहिए होती हैं। हम तो एंटीक बेचते हैं, ऐसी चीज़ें वो डिमांड नहीं करते। बिसाइड्स ही डिडंट नो अ थिंग अबाउट अ ज्वेलरी एंड ही डिडंट इवन नो व्हाट ही वांटेड। अब वो कहता बिसाइड्स, बिसाइड्स का मतलब है इसके अलावा, इसके अलावा वो कहता कि वो उसको ज्वेलरी की कोई नॉलेज नहीं थी, जबकि अमेरिकन्स को ज्वेलरी की नॉलेज इसका मतलब होती है, और उसको ये भी नहीं पता था कि वो किस तरह की ज्वेलरी बाय करना चाहता है। पीपल हु कम टू रेनियर्स नो व्हाट दे वांट and they generally know something about antique jewelry. So I said to myself, why has he come to us? अब वो कहता है जो रेनियर्स यानी कि हमारी शॉप पे लोग आते हैं उनको जनरली ज्वेलरी की नॉलेज होती है, उनको पता होता है कि हम एंटीक ज्वेलरी बेचते हैं, उनको एंटीक ज्वेलरी की भी नॉलेज होती है। तो कहता मैंने सबसे पहले मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया कि इसको कुछ भी पता नहीं है, तो ये हमारी शॉप पे क्या करने आया है। राइट, क्वाइट राइट, सेड मिस्टर रेनियर, दैट वॉज वेरी क्लेवर ऑफ यू विलियम। अब रेनियर आगे से कहते हैं हाँ ठीक है, बिल्कुल सही बात कही तुमने, ये तो बड़ी चालाकी की, मतलब चालाकी नहीं, हम यहाँ इंटेलिजेंस कहेंगे कि तुम बड़े इंटेलिजेंट हो, तो बड़ी इंटेलिजेंट बात तुमने ऑब्जर्व की। Then I continue, there was the young woman. I saw her standing about for quite a while looking at the display opposite. The undertakers, said Mr. Rainier. How very strange. अब वो कहता कि फिर वो जो लेडी थी, वो कहता वो उस साइड खड़े होकर उस दुकान की तरफ देखे जा रही थी। तो रेनियर कहते अंडरटेकर की शॉप की तरफ देख रही थी, ये तो बड़ी अजीब बात है। That is what I thought. And why was she waiting about all that time if she intended to come in? Why did she bring us a cheap brooch to repair? Everyone knows that Rainier's has nothing to do with cheap trinkets and never does cheap repairs. अब वो कहता कि वो मेरे भी दिमाग में यही आया कि वो अंडरटेकर की शॉप में खड़े होकर क्या देख रही है, वहाँ तो विंडो शॉपिंग करने के लिए कोई अच्छी चीज़ नहीं है, ठीक है। और वो कहता कि मुझे ये भी समझ नहीं आया कि अगर उसने दुकान के अंदर आना ही था तो वो वहाँ खड़े होके इतनी देर वेट क्यों कर रही थी, ठीक है। इंटेंडेड का मतलब है इंटेंशन, जब उसकी इंटेंशन थी ही कि उसने अंदर आना है, जब उसने मन बनाया ही हुआ था कि उसने हमारी शॉप में आना है, फिर वो इतनी देर वहाँ अंडरटेकर की शॉप के बाहर क्यों खड़ी हुई थी, और फिर वो हमारे पास एक सस्ता सा एक ब्रोच लेके क्यों आई रिपेयर के लिए, जबकि पूरे शहर में सबको पता है कि जो रेनियर्स हैं वो रिपेयर्स नहीं करते और वो सस्ता सामान ना खरीदते हैं ना बेचते हैं। मतलब स्मॉल ट्रिंकलेट्स इज़ अ वेरी स्मॉल पीस ऑफ वेरी चीप पीस ऑफ ज्वेलरी, कि वो नहीं, हम उसमें डील नहीं करते और ना ही रिपेयर करते हैं। Certainly not, said Mr. Rainiers, deeply shocked at the thought. Go on. Certainly means surely. वो कहता है श्योरली, सबको पता है कि हम रिपेयर्स नहीं करते और हमारे यहाँ ज्वेलरी बहुत हाई क्वालिटी की होती है। और वो बड़े शॉक होते हैं ये सारी बातें विलियम मॉरिस की सुन के, और उसको कहते हैं गो ऑन मीन आगे की स्टोरी सुनाओ। Now, she isn't left-handed, but she took the packet out of her bag with her left hand, and she put her left hand just where the American, who was left-handed, had put his. After I had taken the last tray of the rings out of the safe, just before I noticed that the flower ring had disappeared. अब वो कहता कि वो जो लेडी थी वो लेफ़्ट हैंडेड नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने लेफ़्ट हैंड यूज़ करते हुए अपने बैग में से वो पेपर निकाला, उसको काउंटर पे रखा, और जो अमेरिकन था वो लेफ़्ट हैंडेड था, तो जहाँ अमेरिकन ने अपना हाथ रखा था वहीं पे उस लेडी ने अपना हाथ रखा। फिर वो कहता कि मैं जो है वो लास्ट जब मैं ट्रे निकालने गया हूँ तो मैंने नोटिस किया कि जो फ्लावर रिंग है वो वहाँ से डिसअपियर हुई है। एंड व्हाट हैड ही डन विद इट, आस्क्ड मिस्टर रेनियर। अब वो कहता कि ठीक है, जब तुम फोर्थ ट्रे लेने गए तो तुमने देखा रिंग डिसअपियर हो गई, लेकिन उसने उसके रिंग के साथ किया क्या, ये रेनियर का डायलॉग है। इट वॉज़ लाइक दिस, आई एक्सप्लेन। वो कहता कि उसने कुछ ऐसा किया, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। It all became clear to me when I was picking up that piece of paper. When the American looked so angrily at Miss Skind, I noticed that he had stopped chewing his gum.
अब वो कहता कि जब मैं पीस ऑफ पेपर ज़मीन से उठा रहा था जो उस लेडी ने फेंका था, तो उस टाइम सारी सच्चाई, सारी कड़ियाँ मेरे दिमाग में जुड़ गई और मैं क्लाइमैक्स ऑफ द स्टोरी तक पहुँच गया, पिक्चर मुझे क्लियर हो गई। अब कहता है मैंने नोटिस किया कि जब मिस सस्काइन ने उस अमेरिकन को बोला कि इसके टर्न अप्स, ट्राउज़र के टर्न अप्स को चेक किया जाए, तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में लाल हो गया उसका चेहरा, और मैंने नोटिस किया कि वो च्युइंगम अब चबा नहीं रहा, ठीक है, च्युइंगम नहीं चबा रहा। तो फिर च्युइंगम गई कहाँ? नाउ यू कांट स्वॉलो चिंगम। अब वो कहता कि तुम चिंगम को स्वॉलो नहीं करते, यानी उसको निगल नहीं जाते, उसको अपने पेट में नहीं ले जाते हो तुम, हम उसको चिंगम को च्यू करके फेंक देते हैं। यू कांट ड्रॉप इट ऑन द फ्लोर ईदर। और कहता ना ही तुम इतनी बड़ी दुकान में आके उसको फ्लोर पे यूं ही फेंक दोगे, इतने तो मैनर्स सबके अंदर होते हैं, स्पेशली इतनी हाई फाई शॉप में जब तुम इस तरह से एक अमेरिकन बन के आ रहे हो। We haven't got a waste paper basket here and in any case he hadn't moved an inch from where he was standing। और वो कहता हमारे यहाँ कोई डस्टबिन भी नहीं है जिसमें वो फेंक देता, ठीक है, और वो अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला, तो फिर च्युइंगम कहाँ गई? He must have put the gum somewhere well within his reach। अब कहता कि उसने अपने मुंह में से निकाल के उस च्युइंगम को कहीं ऐसी जगह चिपका दिया जहाँ पे उसकी रीच थी, जहाँ पे वो खड़ा खड़ा ही उसको चिपका सकता था, ज़्यादा दूर तो वो कहीं गया ही नहीं, हिला ही नहीं। Where else could he have put it except under the edge of the counter। अब वो कहता कहाँ वो चिपका सकता था, उसने उसको काउंटर के नीचे चिपका दिया था जो कि पिक्चर में हमें विजिबल है, ठीक है, वही जगह थी उसके पास, उसके एक्सेप्ट उसके पास और कोई जगह नहीं थी, तो काउंटर के एक एज यानी कि एक किनारे पे चिपका दिया, और उसी में उसने जो फ्लावर रिंग थी उस गम के अंदर चिपका दी थी। देन ही प्रेस द रिंग इनटू द गम फॉर द गर्ल टू टेक आउट व्हेन शी केम इनटू द शॉप एंड दैट इज़ व्हाट शी डिड। और उसने वहाँ पे वो फ्लावर रिंग चिपका दी ताकि वो जो लेडी है वो उस टाइम वहाँ पे शॉप पे आए और वहीं पे आके सेम काउंटर पे खड़े हो और अपना लेफ़्ट हैंड यूज़ करते हुए वहाँ से उस फ्लावर रिंग को प्लग कर ले, यानी कि निकाल ले उस च्युइंगम में से। और वो वैसा ही उसने लेडी ने किया। एज द गर्ल टर्न टू गो आउट आई फाउंड द गम जस्ट वेयर आई हैड एक्सपेक्टेड इट टू बी एंड हियर इट इज़, लुक यू कैन सी द मार्क दैट द रिंग मेड इन इट। अब वो कहता कि जैसे ही वो लेडी दुकान से जाने लगी तो मैंने देखा कि वो च्युइंगम वहीं पे चिपकी हुई थी, ठीक है, लेकिन रिंग उसमें से निकाल ली गई थी और रिंग का वहाँ पे मार्क था। फिर वो रिंग का जो मार्क है वो मिस्टर रेनियर को दिखाता है, जो कि पिक्चर में हमें दिख रहा है। हाउ डिफरेंटली पीपल रिएक्ट टू द सेम हैपनिंग। अब कहते हैं कि इस पूरे इंसिडेंट को जब विलियम मॉरिस ने मिस्टर रेनियर को और मिस सस्काइन को सुनाया तो सबका जो रिएक्शन था वो डिफरेंट था। मिस्टर रेनियर वॉज एंग्री एट द अटेम्प्टेड थेफ्ट एंड मोस्ट ग्रेटफुल टू मी। मिस्टर रेनियर को बहुत गुस्सा आया कि किसी ने उनकी दुकान में अटेम्प्ट कोशिश की चोरी करने की, और वो बहुत ही थैंकफुल, ग्रेटफुल मीन्स थैंकफुल थे मुझे, विलियम मॉरिस को, ठीक है। बट मिस सस्काइन आई नोटिस ओनली सेड टस्क टस्क। आई नोटिस दैट शी ऑफन से टस्क टस्क व्हेन समथिंग अपसेट्स हर। अब कहते जो मिस सस्काइन थी उसने और कुछ नहीं कहा, ठीक है, उसने सिर्फ अपनी लैंग्वेज में, क्योंकि वो शायद वहाँ की रहने वाली नहीं थी, तो उसने अपनी लैंग्वेज में 2 ही शब्द कहे, टस्क टस्क। अब विलियम मॉरिस कहता कि वो ये 2 शब्द टस्क टस्क सिर्फ तब बोलती है जब कोई चीज़ उसको बहुत ज़्यादा अपसेट करती है, यानी कि वो इस अटेम्प्ट ऑफ थेफ्ट से वो भी बहुत ज़्यादा अपसेट हुई। लेकिन टस्क टस्क इज़ हर वे ऑफ सेइंग, फाइन, हर वे ऑफ शोइंग हर अपसेटनेस, फाइन। सो हियर फिनिशेस दिस स्टोरी। होपफुली चैप्टर आपको सारा समझ आ गया होगा। वीडियो लंबा ही बनना था इसका, सॉरी, क्योंकि चैप्टर बहुत ज़्यादा लंबा है। अभी मैंने बहुत तेज़ रीडिंग की है, ठीक है, तो इतनी तो वीडियो ये बननी ही थी। फाइन, मैंने एक गेम बनाई थी वर्ड वॉल के ऊपर, एक गेम बना के अपने लास्ट वीडियो में, जो कि इसी चैप्टर का वीडियो था, उसमें डाली थी। वो गेम थी वर्ड मीनिंग की। आपको वर्ड मीनिंग्स को उनकी डेफिनेशंस के साथ मैच करना था। मैं उसी गेम का डिस्क्रिप्शन इस वाले वीडियो में भी साथ में लगा रही हूँ। आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना अगर आपको वो गेम ठीक लगी तो फिर नेक्स्ट वाले वीडियोस में भी मैं इस तरह की गेम्स बना के आपके लिए डाल दूँगी, ठीक है। एक तो वो गेम्स जो हैं वो फ़न गेम्स हैं और साथ ही साथ उससे आपकी चैप्टर की रिविज़न होती है, ठीक है। सो डू लेट मी नो अबाउट दैट थिंग, अबाउट द एक्सपीरियंस ऑफ योर प्लेइंग दैट गेम, राइट। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो के लिए जल्दी मिलते हैं।